हेलो सीएफए एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पेपर 2 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है उसका मैं 23 AC03 के ग्रामर के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। तो ग्रामर का जो क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। मैं अपने हर ग्रामर के वीडियोस में यही बोलती हूँ। इंस्ट्रक्शन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। रीराइट लिखा है तो यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखता है तब भी आपको रीराइट ही करना है। ये चीज आप ध्यान रखना। रीराइट भी एकदम वैसे ही जो भी लिखा है एग्जैक्टली आप वैसे ही लिखोगे। और स्टूडेंट्स मार्जिन में लिखना है, कहने का मतलब इस मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है, आई मीन सॉरी मार्जिन के बाहर नहीं लिखना है। तो ऐसे करके पूरा रीराइट करके और फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया है तो आप ब्लैंक दोगे और फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीज मत भूलना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे तो हिडन पेनाल्टी है। कोई कोई यहाँ पर इस मार्जिन के अंदर ऐसे ऐसे करके दे देते हैं, आंसर लिखते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है राइट इनसाइड द मार्जिन, आप इसके बाहर नहीं लिख सकते हो। एनीवेज, पहला जो क्वेश्चन है, यू ही एंड शी कैन प्ले फुटबॉल, सप्लाई द क्वेश्चन टैग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग में आप ध्यान रखना हमेशा 3 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो होता है क्वेश्चन टैग में वो है ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन होता है एक्चुअली में। और तीसरा कंपोनेंट होता है क्वेश्चन मार्क। बस यही होता है क्वेश्चन टैग में। अगर मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा। अगर मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन होता है तो ध्यान रखना कभी भी नाउन नहीं आ सकता है। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि प्रोनाउन में आप मी भी लिख सकते हो, देम भी लिख सकते हो, नहीं, ये सब नहीं आएगा। हमेशा ऐसा प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन। ओके, अच्छा। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब रखना है, कौन सा प्रोनाउन रखना है। तो वेरी सिंपल, जैसे अगर जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है स्टेटमेंट में, सपोज ये स्टेटमेंट है और इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है वो ही ऑक्सिलरी वर्ब आप यहाँ पे चिपका दो। जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो इसको चिपका दो बस, और क्वेश्चन मार्क दे दो, खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। अब इसमें एक और चीज हमें जोड़नी है। सपोज आपको स्टेटमेंट में नॉट नजर नहीं आता है तो यहाँ पर नॉट लगाओगे, वो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है नॉट का, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगाओगे, इजंट ही। अगर यहाँ पे आपको नॉट दिखता है, ही इज नॉट गुड, तो फिर आप क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाओगे, इज वेरी सिंपल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब न दिखे, तो ऐसे केस में जैसे ही रन्स फास्ट, अगर आपको स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है और आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में आपको ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज होता है, मेन वर्ब यूज नहीं होता है। एम, इज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो अगर क्वेश्चन टैग में आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है मगर आपको स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है और ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है, तो ऐसे केस में आप 3D की मदद लोगे। 3D क्या है? डू, डज और डिड। अब ये एस लगा दिया आपने तो ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट वाला लोगे 3D, वो है एस वाला डज। अगर सपोज यहाँ पर मैंने लिखा दे रन फास्ट, तो विदाउट एस वाला है तो आप डू लोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने लिखा दे रैन फास्ट, तो ये पास्ट हुआ रैन, तो फिर आप डिड लोगे, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जर्व दिखता है तो लगा दो, नहीं दिखता है तो 3D के मदद दो, वेरी सिंपल। अब उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। ये जो मैं रूल आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन टैग का रूल, ध्यान रखना ये वाला रूल आपका तभी आप ये फॉलो करोगे जब आपका स्टेटमेंट सब्जेक्ट से शुरू होता है। ही इज गुड, सब्जेक्ट से शुरू होता है, तब आप ये रूल फॉलो करोगे। ये रूल क्या बोलता है? जो भी ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है स्टेटमेंट में वही ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन टैग में चिपका दो। जो भी आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दिखता है वही सब्जेक्ट का प्रोनाउन बना के क्वेश्चन टैग में चिपका दो, यही रूल है। नॉट है तो मत लगाओ क्वेश्चन टैग में, अगर नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाओ। ये जो रूल है वो अप्लाई तब करोगे जब जब स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि स्टेटमेंट आपका वर्ब से शुरू हो रहा है, डू इट, तो गो आउट वर्ब से शुरू हो रहा है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो चाहे मेन वर्ब से शुरू हो। अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तब ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में आपका ऑक्सिलरी वर्ब विल लगेगा,
और हमेशा आपका प्रोनाउन यू लगेगा, हमेशा, और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जैसे अगर लेट वाला है, जैसे लेट मी है तो लेट मी वाले में विल लगेगा, लेट हिम है तो लेट हिम वाले में भी विल लगेगा। मगर यदि अगर आपका लेट अस है तो फिर आपका शैल लगेगा। ये लेट मी लेट हिम वाले में यू ही लगेगा, ठीक है, मगर लेट अस है तो शैल भी लगेगा। कितना सिंपल है क्वेश्चन टैग। यदि स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है फिर वर्ब आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में आपका जो स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्वेश्चन टैग में लगाओ, जो आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट दिख रहा है उसी का प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में लगा दो। नॉट है तो मत लगाओ, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो। मगर यदि आपका स्टेटमेंट वर्ब से शुरू होता है, चाहे ऑब्जेक्ट वर्ब हो या मेन वर्ब हो, आप हमेशा क्वेश्चन टैग में ऑब्जेक्ट वर्ब विल लगाओगे, हमेशा प्रोनाउन यू लगाओगे। चाहे लेट मी हो, चाहे लेट हिम हो, डू इट, गो आउट, डोंट डू इट, मगर लेटर्स है तो शैल भी लगेगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला है यू ही एंड कैन शी प्ले द फुटबॉल। अब यहाँ पर ऑक्सी वर्ब कौन सा है, कैन है, तो कैन यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे नॉट है, नहीं है, तो मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, मगर ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगाओगे, एन अपॉस्ट्रोफी की। अब उसके बाद लगेगा कौन सा प्रोनाउन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है स्टूडेंट्स। जब आपको सेकेंड पर्सन दिख रहा है थर्ड पर्सन के साथ तो आप सेकेंड पर्सन वाला ही प्रोनाउन लगाओगे। अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखता है थर्ड पर्सन के साथ, जैसे आई, ही एंड शी, तब आप आई लगाओगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन और सेकंड, सबसे पहला प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन को देंगे, फिर सेकंड प्रेफरेंस सेकंड पर्सन को देंगे, फिर अगर सिर्फ थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन लगाओ, राइट। तो यहाँ पर होगा कांट यू, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। ये वॉइस का क्वेश्चन है। कभी कभी स्टूडेंट दिया रहता है चेंज वॉइस, तो फिर आपको पता लगाना है कि जो क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में है। तो आपको ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस पहचानने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि एक्टिव वॉइस जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपका टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसके लिए टेंस आपको जानना बहुत जरूरी है, और जो पैसिव वॉइस होता है वो टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो है क्विनिन इज बिटर, ये तो कोई मेन वर्ब नहीं है, मगर इसमें देखिए इट इज टेस्टेड, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। टेंस के स्ट्रक्चर में इज के साथ V4 आता है, इज गोइंग, इज प्लेइंग, मतलब यहाँ पर इज के साथ V3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए पैसिव वॉइस है। अब आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये तो एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, मगर जब भी आप एक्टिव से पैसिव में करते हो तो आपको क्या करना है, कभी भी टेंस और टाइम का बदलाव हम कभी नहीं लाते, चाहे आप पैसिव से एक्टिव करो, एक्टिव से पैसिव करो। कभी भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखोगे, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रखोगे। कभी भी चाहे एक्टिव से पैसिव हो, पैसिव से एक्टिव हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी चेंज नहीं करोगे स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, स्पीच में चेंज होता है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी चेंज होता है, टेंस और टाइम भी चेंज होता है, मगर कभी भी वॉइस में नहीं होता है। दूसरी चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, देखिए लगा है ना। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब एक और चीज ध्यान रखना है आपको, पैसिव वॉइस में कभी भी 3D, डू, डज, डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कभी यूज नहीं होता है। Fine, he doesn't do this work, तो does यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पैसिव वॉइस हो ही गई। अब क्वेश्चन है क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इसमें क्या करना है आपको, टेस्टेड पैसिव वॉइस है, आई मीन सॉरी V3 है, आप इसको क्या करो, और आपको यहाँ पर इज दिख रहा है, तो यानी ये प्रेजेंट है, तो टेस्टेड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, टेस्ट होगा। अब क्या चीज टेस्ट है, क्विनिन है, तो मैंने सब्जेक्ट क्विनिन लगा दिया, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, क्विनिन। अब क्विनिन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, टेस्ट, और कैसा टेस्ट है, बिटर, क्विनिन टेस्ट बिटर, ये है सिस्टम, क्विनिन टेस्ट बिटर। तो इसका पैसिव क्या है, क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके, अब जैसे अब इसका मुझे पैसिव करना है तो मैं क्या करूंगी, टेस्ट है, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है तो टेस्टेड हो गया।
और ऑक्सी वर्ब हमेशा लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है तो मैं इज लगा दूंगी, ठीक है। और फिर क्विनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस प्रोडक्ट इज अनरिलायबल, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हो। तो आपको देखिए, जब भी नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, इसमें कई रूल्स होते हैं चेंज करने के। इसमें जो एक रूल वो ये है कि जब इस तरह का आता है आप लोगों को सेंटेंस, तो क्या करना है, इसका एंटोनिम कर देना है। अनरिलायबल का एंटोनिम क्या है, रिलायबल। अब नेगेटिव करना है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल, दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल, ऐसे लिखूंगी। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है स्टूडेंट्स। दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल हो गया नेगेटिव, और मीनिंग भी मैंने चेंज नहीं की। अब नेक्स्ट है, माई क्लासमेट टोल्ड मी, सॉरी सेड टू मी, गुड मॉर्निंग यू हैव फिनिश योर होमवर्क। ये स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखना, ये डायरेक्ट स्पीच आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है, कॉमा होता है, डबल कोट्स होता है, तो पता चल जाता है ये डायरेक्ट स्पीच है। अब जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हो तो आप तीन कंपोनेंट में चेंज लेकर आते हो। ये पहला कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है कि ये चीज आप हटा देते हो और इसके बदले कोई भी कनेक्टर लगा देते हो। और तीसरा कंपोनेंट है, इसमें चेंज लेकर आते हैं जो डबल कोट्स के अंदर है, ये तीसरा कंपोनेंट, ये तीनों में चेंज लेकर आते हो। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है जिसमें बोला जाता है, ठीक है, कौन बोला, किसको बोला, ये जो कंपोनेंट है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसका कभी भी टेंस, टाइम और प्रोनाउन नहीं चेंज करोगे। कहने का मतलब है, अगर माई क्लासमेट है तो आप माई क्लासमेट ही रखोगे, माई क्लासमेट ही रखोगे। ये सेट टू मी है तो ये सिंपल पास्ट है, तो आप ये सिंपल पास्ट ही रहेगा स्टूडेंट, टेंस, टाइम और प्रोनाउन नहीं चेंज होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, आज, विश, एक्सक्लेम, मगर टेंस और टाइम नहीं चेंज होगा। सिंस ये गुड मॉर्निंग है तो यहां पर मैंने विश्ड लिख दिया, ठीक है। माई क्लासमेट विश्ड गुड मॉर्निंग, माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग, टोल्ड मी। अब ये वाला मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, कोई कोई स्टूडेंट इसको स्किप कर जाते हैं, नहीं स्किप कर सकते हैं, टोल्ड मी, ठीक है। अब ये जो यू है, यू चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, टोल्ड मी दैट आई। अब ये जो हैव है, ये हैड में चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता तब इसका टेंस और टाइम नहीं चेंज होता, मगर सिंस ये पास्ट में तो इसका टाइम चेंज करोगे, टेंस चेंज करोगे। आई हैड, फिर फिनिश्ड, योर की जगह योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, माई होमवर्क, ओके, ऐसे होगा। अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं, ही डिड नॉट डैश इज होमवर्क। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जो मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब में अवेलेबल, और बहुत सस्ते में अवेलेबल है, 159 रुपीज का। हालांकि ये वीडियो लेक्चर तो 159 रुपीज वाला है, वो हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, मगर मैं 21 अगस्त से अपना ग्रामर का बैच शुरू कर रही हूँ, 2023। इसका डिटेल मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, और ये 3-3.5 महीने का कोर्स रहेगा जो दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। और इसमें आपको हर एक एनरोल स्टूडेंट्स को ग्रामर की बुक मिलेगी, चेकमेट ग्रामर की बुक, और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे जिसका इवैल्यूएशन मैं करूंगी। जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया तो आपको मैं उस चैप्टर का टेस्ट पेपर दूंगी, आप उसको सॉल्व करके मेरे को दोगे, ईमेल करोगे या टेलीग्राम में दोगे, और मैं उसको इवैल्यूएट करके आपको दूंगी। तो बहुत अच्छा, ये मतलब ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग पूरा 3-3.5 महीने का कोर्स बहुत अच्छे से रेगुलर अटेंड करते हो। बैकअप वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी। तो स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि बहुत सारे एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और एक और एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट। तो वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो 3D होता है, 3D का मतलब डू, डज, डिड, उसके इमीडिएटली बाद सिर्फ दो ही वर्ब्स आ सकते हैं, या तो V1 आएगा या तो हैव आएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट है तो कंप्लीट का V1 क्या होगा, V1 ही, सॉरी, कंप्लीट ही होगा, तो यहाँ पर कंप्लीट होगा। फाइन। कंप्लीट का V2 कंप्लीटेड, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड,
कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. ओके. नेक्स्ट इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट. इसका मतलब है ये इतना एक्सपेंसिव है कि मैं बाय नहीं कर सकता. तो यहाँ पर टू बाय जो है वो नेगेटिव में है. ठीक है. तो अब इसमें सो दैट आप यूज करोगे. तो सो दैट कैसे यूज करोगे? तो अब आपको क्या करना है, ये टू एक्सपेंसिव है तो इस टू की जगह आप सो लिखो. और जब भी इस तरह से मतलब सो दैट में करो या आपको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, तो आप कभी भी टेंस टाइम नहीं चेंज करना है. ठीक है. तो इट इज को इट वॉज नहीं करोगे. इट इज सो एक्सपेंसिव दैट. अब सो भी आ गया. दैट फॉर मी है ना. आई कैन नॉट बाय इट. यूजुअली फुल स्टॉप पुट करना. यूजुअली सो दैट में कैन नॉट यूज होता है. ठीक है. इतना एक्सपेंसिव है कि मैं बाय नहीं कर सकता. नहीं, नॉट कर सकता, कैन. ओके. नेक्स्ट, दीपक इज फास्टर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द सिटी. चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. डिग्री पॉजिटिव डिग्री. तो फास्टर है तो फास्टर का पॉजिटिव क्या होगा? फास्ट होगा. और पॉजिटिव का कीवर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? एज होता है. तो मैंने एज फास्ट एज लिख दिया. ठीक है. अब उसके बाद मोस्ट अदर बॉयज है, यानी इसका साफ मतलब है दीपक से भी ज्यादा फास्ट और भी कुछ लड़के हैं जो दीपक से ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं. मगर दीपक जो है बहुत सारे लड़कों से फास्ट दौड़ता है. सारे लड़कों से फास्ट नहीं दौड़ता. बहुत सारे लड़कों के मुकाबले वो दीपक फास्ट दौड़ता है. यानी कुछ लड़के ऐसे हैं जो दीपक से भी ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं. तो ऐसे केस में अगर सपोज है दीपक इज फास्टर देन, अगर सपोज ऐसे लिखा रहता स्टूडेंट, दीपक इज फास्टर देन एनी अदर बॉय, सिंगुलर हो जाता इन द सिटी. तो इसका मतलब दीपक के मुकाबले कोई, दीपक जितना फास्ट दौड़ता ना उसके मुकाबले कोई इतना फास्ट नहीं दौड़ता अगर एनी होता. तब पॉजिटिव डिग्री में करते तब हम लोग लिखते नो अदर बॉय. कोई भी इतना फास्ट नहीं दौड़ता जितना दीपक. मगर मोस्ट अदर लिखा है ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब कुछ लड़के हैं जो दीपक से भी फास्ट दौड़ते. तो ऐसे केस में आप लिखोगे अ वेरी फ्यू बॉयज. अ वेरी फ्यू बॉयज. अब बॉयज प्लूरल है तो आर. अ वेरी फ्यू बॉयज आर एज. अ वेरी फ्यू बॉयज, एक काम करती हूँ मैं ऐसे लिखती हूँ. इन द सिटी मुझे लिखना था, मैं लिखना भूल गई. अ वेरी फ्यू बॉयज इन द सिटी. आप इन द सिटी लिखना मत भूलना, एक भी मिस नहीं होना चाहिए ना. इन द सिटी आर एज फास्ट एज दीपक. A very few boys in the city are as fast as दीपक. और फुल स्टॉप. ठीक है. और दीपक में डी स्मॉल नहीं करोगे. She said to me, you know me, don't you? अब इसमें वो फिर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है तो आपको तीन कंपोनेंट में चेंज लेकर आना है. पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कंजंक्शन डालोगे और तीसरा इसमें. ठीक है. तो ध्यान रखना ये ट्रिक इसलिए हो जाता है ये डोंट यू से क्वेश्चन टैग इसमें आ गया. ऐसे केस में क्वेश्चन टैग हटा देना. क्वेश्चन टैग रखना ही मत. यू नो मी से आप अपना मतलब शुरू करना. बस ये डोंट यू है तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे पूछ रहा है. ठीक है. तो पूछ रहा है उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर शी आस्क्ड मी लिख देना. डोंट यू है क्वेश्चन टैग है, इसको आप पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लो. क्वेश्चन टैग को हटा दो. क्वेश्चन टैग का फील ले लो मगर क्वेश्चन टैग का वर्ड ये टर्म हटा दो. फील ले लो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं. तो शी आस्क्ड मी, मैंने देखो इसका टेंस और टाइम नहीं चेंज किया है. शी आस्क्ड मी, यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो. यस और नो. जब भी आपको जवाब यस और नो में मिलता है तो कनेक्टर आप इफ लगाते हो. इफ यू किस में चेंज होगा? मी में. सेकेंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग. इफ आई, सिंस ये पास्ट है तो मुझे इसको भी पास करना पड़ेगा. इफ आई न्यू हिम. आई मीन सॉरी, फुल स्टॉप. हमेशा याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा फुल स्टॉप वाला होता है. ठीक है. अब हम next question. My friend is a man of character. He would not do anything mean. Combine the sentence using participle. तो आपको क्या करना है, is है ना, ये is की जगह आप being लगा दोगे. फिर इसके बाद ये as it is लिख लोगे. Being a man of character. Okay.
अब उसके बाद देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम है, माय फ्रेंड और ही दोनों सेम है, तो सब्जेक्ट एक ही बार मेंशन करोगे ही। अब इसको एज इट इज आप यहाँ पर डाल दो, ही वुड नॉट डू एनीथिंग, नहीं, फुल स्टॉप। ओके, बीइंग अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ही नहीं लिखोगे, आई एम सॉरी, ही नहीं लिखोगे, आप माय फ्रेंड लिखोगे, माय फ्रेंड would not do anything. Fine. चलिए नेक्स्ट, none saw in her, sorry, none saw her in the library. Change the voice. फिर से वही बात है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हो तो स्टूडेंट्स टाइम, टेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं करोगी। पैसिव वॉइस में आप याद रखना हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है और हमेशा V3 यूज होता है। पैसिव वॉइस में कभी भी 3D यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी आपको एक्टिव से पैसिव करने को मिलता है तो सबसे पहले आप वर्ब चेंज करो। सॉ है, इसका V3 लग जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है। ये पास्ट है तो पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब मैं वॉज लगा दूंगी, वॉज सीन। अब ये जो हर है ये सब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में हो जाएगा, तो शी वॉज सीन इन द लाइब्रेरी, ये हो गया। इन द लाइब्रेरी भी लिख दिया। अब यहाँ पे नन है, कोई नहीं देखा, तो शी वॉज नॉट सीन इन द लाइब्रेरी। सो वेरी इजी, ठीक है। अब नेक्स्ट, correct the following sentences without making unnecessary changes. Nothing has or will be more tragic than his demise. तो स्टूडेंट्स मैं हमेशा से कहती हूँ जब भी आपको कंजंक्शन दिखता है तो सेंटेंस को अलग करो। Nothing has और दूसरा सेंटेंस है nothing will be more tragic, will be more tragic, ठीक है। Nothing has more tragic। अब आपको समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ है? Nothing has been, यहाँ पर been मिसिंग है। Nothing has been more tragic, तो यहाँ पर been होगा। रीराइट करके वापस से लिखोगे और किसी भी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। Deceived by her friend, she lost all faith, ये भी पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। तो ये deceived by her friend, तो ये जो she है स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है, ठीक है। तो लॉस करने का काम कौन किया? शी किया। और फिर यहाँ पर भी शी होगा क्योंकि डिसीव करने का काम भी क्या शी किया? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर शी लिखूंगी, ठीक है, तो शी डिसीव, देखिए मैं पार्टिसिपल का एक बता देती हूँ। जैसे बीइंग अ मैन ऑफ कैरेक्टर, माय फ्रेंड वुड नॉट डू मीन, तो माय फ्रेंड कुछ नहीं करेगा, ये माय फ्रेंड सब्जेक्ट ये रहा, वो कोई भी मीन काम नहीं करेगा। और वो माय फ्रेंड ही मैन ऑफ कैरेक्टर है और मैन ही माय फ्रेंड ही है जो मीन काम नहीं करेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है वो इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, राइट, ये भी पार्टिसिपल का है। वैसे ही स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, ये भी लूज कर रहा है और ये डिसीव कर रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या शी डिसीव कर रहा है? नहीं कर रहा है, शी को डिसीव किया गया है, शी को धोखा दिया गया है। तो आपको इसको पैसिव में करना पड़ेगा। हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हर, सॉरी हर होगा, हर फ्रेंड, शी लॉस्ट ऑल फेथ, शी लॉस्ट ऑल फेथ, इस तरह से होगा। गॉट इट? ही इज रिलेटिवली हेल्थियर टूडे, तो स्टूडेंट्स रिलेटिवली और कंपैरेटिवली होता है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगता है। ही इज रिलेटिवली हेल्दी टूडे, हिज मैथमेटिक्स इज पुअर। अब स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना आप लोग एक बात कि एकेडमिक सब्जेक्ट जो होता है जैसे इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फाइन। तो ये सारे जो ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं ना, सेंटेंस में कहीं पर भी लोकेटेड हो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं। खास बात ये है यहाँ पर ये जो है कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में है। तो आप लोग और CAPS में कभी कैपिटल लेटर पंक्चुएशन मार्क का एरर नहीं पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसको एम को स्मॉल ही रहने दोगे, आप कैपिटल नहीं करोगे। अब मैं ये कह रही हूँ एकेडमिक सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं पर भी लोकेटेड हो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, मगर ये स्मॉल में है, इसका साफ मतलब है कि ये एकेडमिक सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशंस, मेरी कैलकुलेशन वीक है। अगर मैं बोलूंगी एथिक्स, एथिक्स भी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, हिज एथिक्स
अगर बोल दिया तो यानी, और एथिक्स में ई स्मॉल आ गया तो फिर इसका साफ मतलब है यहाँ पे एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये एक सब्जेक्ट है, एकेडमिक सब्जेक्ट है, मगर स्टैटिस्टिक्स में एस स्मॉल आ गया तो आप समझ जाओ ये एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। एथिक्स में अगर ई स्मॉल है तो वो बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ध्यान रखना ये फिर सिंगुलर नहीं होगा, वो फिर ये प्लूरल होगा। हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। गॉट इट? द एम्बर ऑफ द फायर वाज स्टिल बर्निंग, तो एम्बर सिंगुलर है स्टूडेंट्स, राइट? देखिए ऐसे शुरू से शुरुआत करते हैं, ये वर्ब है, ये पहला वर्ब है और ये एक और वर्ब है, तो हम पहला वर्ब लेंगे, दिस इज द फर्स्ट वर्ब। अब स्टूडेंट्स इसके पहले जो भी आ गया ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट में भी 1 2 3 4 5 वर्ड्स। असली सब्जेक्ट कौन सा है? क्या फायर असली सब्जेक्ट है, कि द असली सब्जेक्ट है, कि ऑफ असली सब्जेक्ट है, कि एम्बर असली सब्जेक्ट, कि द असली सब्जेक्ट है? स्टूडेंट्स अगर प्रपोजिशन आता है, एक प्रपोजिशन, दो, पांच, कितना प्रपोजिशन आता है, उसमें जो फर्स्ट प्रपोजिशन होता है उसके पहले जो आता है वो ही आपका असली सब्जेक्ट होता है, ये ट्रू सब्जेक्ट है। और ये सिंगुलर है स्टूडेंट्स, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना, वॉज। ये वाला हम बाद में करेंगे। अब हम आ जाते हैं preposition में। fill in the blanks with appropriate prepositions wherever necessary। तो preposition वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो और इसमें लिखा है fill in the blanks, इसमें ये नहीं लिख रहा है रीराइट, रीराइट नहीं लिख रहा है, तो आपको रीराइट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्लैंक फिल करना है। तो डिफरेंट हमेशा अपने साथ preposition from लेता है। ये अटैक है, अगर अटैक वर्ब का काम कर रहा है, ही अटैक्ड स्नेक, तो अगर अटैक वर्ब का काम कर रहा है तब ये कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, मगर यहाँ पर ये अटैक नाउन का काम कर रहा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है, तो ये नाउन का फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर ऑन होगा। डिक्लाइन, स्टूडेंट्स डिक्लाइन जो है वो दो प्रपोजिशन लेता है, एक ऑफ भी लेता है, एक इन भी लेता है। ऑफ यदि पार्टी का डिक्लाइन हो रहा है, कोई एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, किसी के डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा है, तब ऑफ लेंगे, मगर वैल्यूज का डिक्लाइन हो रहा है तो इन लेते। पोएट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब है वो कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है स्टूडेंट, डिस्कस भी प्रपोजिशन नहीं लेता। ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर, अगर कोई मुझसे एंग्री है तो ही इज एंग्री विद मी, तब विद आएगा। किसी पर्सन से एंग्री है तो विद, किसी बात पर एंग्री है तो एट आएगा, ही इज एंग्री एट योर बिहेवियर। तो एंग्री भी आपका दो प्रपोजिशन लेता है, एक एट और विद। विद आएगा जब पर्सन है तो, और एट आएगा किसी चीज पे अगर हम गुस्सा है, किसी पर्सन पे गुस्सा है तो विद आएगा, ठीक है। अब ये वाला है, लिखा हुआ है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियर। डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब लिखा है डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये लुक है, तो लुक का लुक ही रहेगा, पीस ऑफ केक का पीस ऑफ केक रहेगा, फिलियल, नेक एंड नेक, वुडविंग, ठीक है। तो लुक एंड टू है, तो फ्रे आप कैसे, आप विल लगा दोगे, आप कोई मोडाइल लगा दोगे तो लुक का लुक ही रहेगा, विल लुक, शुड लुक, मस्ट लुक, ओके। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ इसका मैंने किस तरह से सेंटेंस बना। अब देखिए लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। द कमिटी वाज सेट अप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फिलियल का मतलब होता है सन और डॉटर। चिल्ड्रन मस्ट फुलफिल देयर फिलियल ड्यूटी, यानी जो संतान का जो कर्तव्य होता है। नेक एंड नेक मीन्स इन रेस और कॉम्पिटिशन, अंकुश एंड अदिति आर ऑलवेज नेक एंड नेक इन क्लास टेस्ट। हुडविंक मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना। हिपोक्रेट्स कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग, ओके। तो स्टूडेंट्स आई होप ये ग्रामर के क्वेश्चन से जिस तरह से हमने डिस्कस किया, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, आपको काफी फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।